एक झाड़े खुरदरे हाथों ने युवती की नाजुक त्वचा को छुआ। उसके सुंदर चेहरे से लेकर लंबी हंस सी गर्दन तक। युवती ने अपनी आंखें बंद कर ली, मानो वह इसका आनंद ले रही हो। लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखें खुली। उनमें आनंद नहीं था, बल्कि गहरी दहशत थी। जल्लाद ने युवती के हाथ बांध दिए और उसे जबरदस्ती फांसी के तख्ते पर पटक दिया। युवती को अपना सिर झुकाना पड़ा और नीचे पड़ी एक एक कर कटी हुई सिरों से उसका सामना हुआ। ताजा खून की बूंदें उसके पीले चेहरे पर टपक पड़ी। मौत बिल्कुल सामने थी। डर लगभग जम चुका था। लेकिन एक चीज थी जिसने युवती को मौत से भी गहरी निराशा दी, और वह था भीड़ का पागलपन भरा उत्साह। भीड़ से भरी सड़कों पर लोग इस खूनी फांसी को बड़े आनंद से देख रहे थे। उनके चेहरों पर न डर था, न दया, बस इंतजार और संतुष्टि। और इस उत्तेजना का कारण यह नहीं था कि युवती ने कोई बड़ा अपराध किया था, बल्कि इसलिए था कि इन दिनों फांसियां इतनी आम हो गई थीं कि लोग उनमें आनंद ढूंढने लगे थे। युवती का अपराध यह बताया गया कि वह एक रईस परिवार से थी, लेकिन चरित्रहीन आचरण के कारण उसे मौत की सजा सुनाई गई। ऐसे अपराधियों की मौत जनता को और भी ज्यादा आनंद देती थी। दूर खिड़की से एक जोड़ी आंखें ठंडी नजरों से नीचे भीड़ को देख रही थीं। उसने अपना ब्रश उठाया, ताजा स्याही में डुबोया और लिखना शुरू कर दिया। उसकी लिखावट गहरी और लाल थी, मानो अभी अभी तख्ते से बहा हुआ खून हो। यह 19वीं सदी का फ्रांस था, जो इतिहास के बेहद अशांत और अराजक समय से गुजर रहा था। हाल ही में फ्रांसीसी क्रांति में बोरबोन राजवंश का पतन हुआ था। नेपोलियन ने सम्राट बनकर प्रथम फ्रेंच साम्राज्य की स्थापना की थी। पुराने और नए विचारों का टकराव बेहद तीव्र था। सामंती संस्कृति का दमन और प्रबोधन, विचारों की स्वतंत्रता लगातार भिड़ रही थी। यही उस दौर का असाधारण दृश्य था। भीड़ की हलचल के बीच सादे नाम का एक लेखक उभर रहा था। उसकी रचनाएं साहसिक और अश्लील होने के कारण विवादों के केंद्र में थीं। एक तरफ उसकी रचनाएं नागरिकों के बीच बेहद लोकप्रिय थीं, यहाँ तक कि ऊंचे घरानों के रईस भी चोरी छिपे उन्हें पढ़ते थे। दूसरी तरफ उसकी रचनाओं ने रूढ़िवादी चर्च और यहाँ तक कि हाल ही में सिंहासन पर बैठे नेपोलियन को भी नाराज कर दिया। नेपोलियन ने उसकी किताब की कुछ पंक्तियां सुनी और गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने उसी समय किताब को आग में झोंक दिया और आदेश दिया कि इस किताब की सारी प्रतियां जब्त की जाए और लेखक को तुरंत मौत की सजा दी जाए। सम्राट का काला और भयावह चेहरा देख एक मंत्री ने सावधानी से सलाह दी, महाराज, क्रांति के समय पहले ही बहुत खून बह चुका है। अगर अभी भी फांसी दी गई तो लोग आपको तानाशाह मान सकते हैं, और फिर सादे का कुछ सामाजिक दर्जा भी है। उसकी रचनाओं ने समाज पर असर डाला है। सीधे मौत की सजा देना बेकार विवाद खड़ा कर देगा। वह तो पहले से ही मानसिक रोगी है। अगर आप चाहें तो एक अनुभवी चिकित्सक से उसका इलाज कराएं। अगर वह ठीक हो गया तो जनता आपकी महानता का गुणगान करेगी, और अगर वह ठीक न हुआ तो कोई भी आपकी निंदा नहीं कर पाएगा कि आपने कोशिश नहीं की। दाचेंग द्वारा सुझाए गए मानसिक चिकित्सक का नाम लुवाये कोराबी था। कहा जाता है कि वह उच्च चरित्र और दृढ़ इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति है, लेकिन वास्तव में वह एक क्रूरता के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर था। वह अपराधियों पर इस्तेमाल किए जाने वाले यातना उपकरणों को मानसिक रोगियों पर भी लागू करता था। परिणाम कैसे होते थे यह कहना मुश्किल है, लेकिन कम से कम इससे रोगी देखने में अधिक आज्ञाकारी लगते थे। दाचेंग ने उसे सुझाने का मकसद साफ था, इस जिद्दी आदमी को और कड़े तरीकों से वश में करना और चुपचाप रहने के लिए मजबूर करना। यात्रा शुरू करने से पहले दाचेंग ने विशेष रूप से उसे समझाया कि चार्लेटन मानसिक अस्पताल का निदेशक एक युवा आदर्शवादी है, जिसका उपचार संबंधी दृष्टिकोण शायद तुमसे भिन्न हो सकता है। तुम वहां सम्राट के आदेश से जा रहे हो, लेकिन फिर भी सावधानी बरतनी होगी। चार्निंगटन मानसिक अस्पताल का निदेशक कुर्मिए पादरी एक दृढ़ ईसाई और सौम्य स्वभाव का मानवतावादी था। वह वर्षों से इस अस्पताल का प्रबंधन कर रहा था और स्थानीय लोगों में उसकी अच्छी ख्याति थी। मानसिक रोगियों के साथ भी उसका व्यवहार अच्छा था। कारण सरल था, वह मानसिक रोगियों को इंसान समझता था, उन क्रूर डॉक्टरों से बिल्कुल अलग जो मरीजों को जानवरों जैसा समझते थे। पादरी रोगियों की भावनाओं और आवश्यकताओं पर ध्यान देता था और उनके विचारों और अभिव्यक्ति की इच्छा का सम्मान करता था। उसे धर्म और भावनात्मक सुधार की शक्ति पर विश्वास था। साद की बीमारी को आगे ठीक करने के लिए कुर्मिए ने यहाँ तक कि उसे प्रोत्साहित किया कि वह अपने दिमाग में घूम रहे विचारों को लिखकर उतारे। लेकिन साद ने उसकी पीठ पीछे वे उपन्यास गुप्त रूप से प्रकाशित कर दिए और मामला सीधे नेपोलियन की नजरों तक पहुंच गया। ऊपर से निरीक्षण अधिकारी को भेजा जा चुका था। कुर्मिए लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर सका। उसने रोगियों को इकट्ठा करके एक स्वागत समारोह आयोजित किया
लेकिन डॉक्टर लुवाई ने इसे बिल्कुल नकार दिया और ठंडे चेहरे से बोला, ऐसे औपचारिकताओं की कोई ज़रूरत नहीं। कुर्मिए ने बातों बातों में पूछताछ की और तभी उसे लुवाई के आने का असली उद्देश्य पता चला। हालांकि साद द्वारा किए गए इस कांड ने कुर्मिए को चौंका दिया, लेकिन उसने डॉक्टर के सुझाव, साद को कोड़े मारना या वाटर क्योर जैसे रक्त चूसने वाले तरीकों को साफ मना कर दिया। उसने कहा कि यह मामला वह निजी तौर पर काउंट के साथ हल कर सकता है। जब कुर्मिए साद के कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि साद के मन में कोई अपराध बोध या बचाव का विचार नहीं था। अपनी किताबों के प्रकाशन से समाज में फैले प्रभाव के बारे में साद न तो शर्मिंदा था और न ही पछताया। उल्टा उसने कुर्मिए से पूछा, आपको पढ़कर कैसा लगा? इस प्रश्न पर कुर्मिए कुछ हकलाया। उसकी नज़र में यह प्रकाशन तो उपन्यास कहलाने योग्य भी नहीं था। भाषा अश्लील थी, तकनीक भद्दी थी, पात्रों की रचना खोखली थी और वर्णन नीरस व उबाऊ था। बार बार केवल जननांगों का ही चित्रण था। लेकिन यह सब उसका सबसे बड़ा आपत्ति का कारण नहीं था। इस उपन्यास की वह बात जिसे कुर्मिए सबसे अधिक अस्वीकार्य मानता था, वह थी इसकी बीमार मानसिकता वाली थीम। कुर्मिए साद को समझा नहीं पाया। अंत में उसने सीधे चेतावनी दी, अगर ऐसा फिर हुआ तो तुम्हें मिलने वाली सारी सुविधाएं खत्म कर दी जाएंगी, यहाँ तक कि पूरा मानसिक अस्पताल खतरे में पड़ जाएगा। चाहे तुम्हें दूसरों की परवाह न हो, लेकिन कम से कम अपने लिए सोचो। अगर अस्पताल बंद हो गया तो तुम्हें जेल में ही सड़ना पड़ेगा। वास्तविक दबाव का सामना करते हुए साद का अहंकार थोड़ा झुक गया, लेकिन उसने पूरी तरह चुपचाप मानने का इरादा भी नहीं किया। वह सोच रहा था कि कुर्मिए के रवैये में बदलाव उस नए आए डॉक्टर के प्रभाव की वजह से है। भले ही अब वह अपनी रचनाएं प्रकाशित न कर पाए, लेकिन उसके पास खुद को व्यक्त करने के और भी तरीके थे। उसने मन ही मन सोचा, अब इस आदमी को सबक सिखाने का समय आ गया है। मानसिक अस्पताल का नया प्रमुख बनने के कुछ ही समय बाद लोवाये एक नए इलाके में आकर बस गया और उसने एक ऐसी युवती से शादी कर ली जो उसकी पोती की उम्र की थी। यह लड़की सिमोन बचपन से ही अनाथ थी और मठ में रहती थी। लोवाये ने उसे तब से पसंद किया था जब वह अभी बच्ची थी। उसने चर्च को आर्थिक मदद देने के बदले सिमोन को गोद सी ले लिया और उसे अपनी पालित पत्नी बना लिया। सिमोन असल में एक नन बनना चाहती थी, लेकिन लोवाये उसे यूं ही खोने वाला नहीं था। उसने उसके वयस्क होने से पहले ही शादी का प्रस्ताव रख दिया और उसे मठ से निकालकर अपने घर ले आया। जब सिमोन को मठ से ले जाया गया, किसी ने कोई आपत्ति नहीं की। उल्टे बहुत सी ननों ने तो इस पर ईर्ष्या जताई। हालांकि उम्र का भारी अंतर इस विवाह को हास्यास्पद बनाता था, इसलिए यह लोगों की गपशप और चर्चा का विषय बन गया। धीरे धीरे लोवाये की निजी जिंदगी स्थानीय बड़ा कांड और घोटाला बन गई। लोग इसमें अपने अपने मसाले डालकर कहानियां फैलाने लगे। ये सब ताज़ा किस्से साद तक पहुँचे और यह सुनकर वह बेहद खुश हुआ। उसने तुरंत लिखना शुरू कर दिया और जल्द ही एक नया नाटक तैयार हो गया। उसे पूरा भरोसा था कि यह नाटक लोवाये को शर्म से जमीन में गाड़ देगा। कुर्मिए ने मरीजों की हालत सुधारने के लिए तरह तरह की सांस्कृतिक और मनोरंजन गतिविधियां शुरू की थीं। उसने एक नाट्य मंडली भी बनाई थी। चूंकि साद लिखने और निर्देशन में माहिर था, इसलिए उसे निर्देशक बनाया गया। उसके पहले लिखे और प्रस्तुत किए गए नाटक काफ़ी पसंद भी किए गए थे, इसलिए इस बार का नाटक भी उसी के जिम्मे था। साद ने बिना किसी झिझक के नाटक की शुरुआत में ही ऐलान किया कि यह नाटक लोवाये और उसकी पत्नी सिमोन को समर्पित है। नाटक की कहानी सरल थी, लेकिन काफ़ी सनसनीखेज। साद ने अतिशयोक्ति भरे अभिनय से दोनों के शारीरिक संबंध को प्रदर्शित किया। भले ही अभिनेता मानसिक रोगी थे, लेकिन उनकी अभिनय क्षमता बेहद दमदार थी। उन्होंने लोवाये की वासना से अंधी और शर्मनाक छवि को सजीव कर दिया। लोवाये नीचे दर्शक दीर्घा में बैठा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन सिमोन यह सब देखकर बड़ी दिलचस्पी से आनंद ले रही थी। हालांकि जल्द ही लोवाये ने लोगों को भेजकर उसे घर वापस भिजवा दिया। अगर केवल दर्शकों की प्रतिक्रिया देखी जाए तो नाटक पूरी तरह सफल रहा। दर्शक ठहाकों से लोटपोट हो रहे थे और पूरा माहौल गर्म हो गया था। लेकिन समस्या यह थी कि नेता खुश नहीं था। लोवाये, जो एक अनुभवी और चालाक नौकरशाह था, उसने बीच नाटक में कोई हंगामा नहीं किया, लेकिन नाटक खत्म होते ही उसने फौरन कुर्मिए पादरी को सख्त आदेश दिया, थिएटर तुरंत बंद कर दिया जाए और साद पर कड़ी पाबंदियां लगाई जाए, अन्यथा वह सरकार को भेजी जाने वाली अपनी रिपोर्ट पर फिर से विचार करेगा। ऊपर से आए इस प्रशासनिक दबाव के कारण कुर्मिए को मजबूरी में साद पर निगरानी कड़ी करनी पड़ी। इस बार उसने बिना कोई बहस किए साद की कलम और स्याही जब्त कर ली और उसे लिखने से रोक दिया। लेकिन निडर दिखने वाला साद इस बार वाकई घबरा गया। उसके लिए लेखन ही जीने का एकमात्र मकसद था। फैसले को बदलवाने के लिए उसने कुर्मिए से मिन्नतें की और सौदेबाजी शुरू कर दी। उसने सुझाव दिया,
अस्पताल की धोबी लड़की मैडलिन मेरी प्रशंसक है। वह मेरे कहने पर कुछ भी करने को तैयार है। क्यों ना उसे एक रात के लिए आपके कमरे में भेज दिया जाए ताकि आप आनंद ले सकें। लेकिन यह पेशकश कुर्मिए को जरा भी रास नहीं आई, बल्कि वह इस बात से बहुत गुस्सा हो गया क्योंकि मैडलिन गरीब परिवार से थी। बचपन से उसने शिक्षा नहीं पाई थी। उसे पढ़ना लिखना कुर्मिए ने ही सिखाया था। लेकिन अब वह साद की अश्लील और उत्तेजक कहानियों में डूब गई थी और यही बात हमेशा से कुर्मिए के दिल में एक चुभन बनी हुई थी। सादे की बात हमेशा से कुर्मिए के दिल में एक कांटे की तरह चुभती रही। अब जब सादे ने यह बेहुदा सुझाव दिया तो यह ईश्वर, स्वयं और मैडलिन तीनों के प्रति घोर अपमान था। कुर्मिए ने गुस्से में सादे को धक्का देकर कमरे से बाहर निकाल दिया। पीछे से सादे की गुस्से भरी चीखें गूंज रही थीं। लिखने के साधन छिन जाने के बाद कुछ समय तक सादे चुप रहा, लेकिन जल्दी ही उसने एक नया तरीका खोज निकाला। खाने के वक्त उसने देखा कि लाल शराब का दाग नैपकिन पर छप गया है। अचानक उसे एक उपाय सूझा। उसने एक हड्डी उठाई और शराब में डुबोकर बिस्तर की चादर पर लिख डाला। अगले दिन जब धोबी मैडलिन कपड़े लेने आई तो उसने चादर पर लिखे शब्दों को देखा और तुरंत समझ गई। वह चादर घर ले गई और उसमें लिखी बातों को पूरा कॉपी कर लिया। उसकी माँ ने उत्सुकता से पूछा कि इसमें क्या लिखा है। मैडलिन ने कुछ अंश पढ़कर सुनाए, जिन पर बूढ़ी माँ जोर जोर से हंस पड़ी। कॉपी पूरी करने के बाद मैडलिन ने आदतन पांडुलिपि को प्रकाशक तक पहुंचा दिया। पूरा काम देखने में तो बिल्कुल सही लग रहा था, लेकिन चालाक और अनुभवी लोवाए ने इसकी भनक पा ली। उसने फिर सादे पर नियंत्रण कड़ा करने के आदेश दिए। इस बार सादे का कमरा पूरी तरह खाली करा दिया गया। यहाँ तक कि खाने में भी उसकी प्लेट से हड्डियां निकाल दी गईं ताकि वह लिख न सके। लेकिन सादे की अभिव्यक्ति की चाह इतनी प्रबल थी कि उसे कोई रोक न सका। उसने टूटे शीशे से अपनी उंगली काटकर खून से कपड़ों पर लिखना शुरू कर दिया। फिर उसने मैडलिन से विनती की कि उसे बाहर ले चले और सभागार में सबके सामने उसका नया लेख दिखाया जाए। जब सादे मेज पर खड़ा होकर अपनी लिखाई जोर जोर से पढ़ने लगा तो मानसिक रोगी मरीज तालियां बजाकर पागलों की तरह नाचने लगे। इतना बड़ा हंगामा देखकर लोआए तुरंत अपने आदमियों के साथ पहुंचा और सादे को जबरदस्ती पकड़कर ले गया। इस बार केवल सादे को ही नहीं बल्कि मैडलिन को भी सजा मिली। उसे अस्पताल के गेट पर बांधकर सार्वजनिक रूप से कोड़े लगाए गए। कई दर्जन कोड़े पड़ने के बाद ही कुर्मिए ने हस्तक्षेप कर दंड रुकवाया, लेकिन लोवाय अब भी बाज नहीं आ रहा था। जब कुर्मिए ने अपनी लंबी चोगा उतारकर विरोध प्रकट किया तब जाकर लोवाय ने रुकने का नाटक किया। उसने सबके सामने कुर्मिए की इस हरकत को मजाक और अनैतिक इशारों से जोड़ दिया। दर्शकों में खुसुर फुसुर और हंसी फैल गई। कुर्मिए के हस्तक्षेप की गरिमा खो गई और यह सब तमाशा बनकर रह गया। मैडलिन को छुड़ाने के बाद कुर्मिए ने एक डॉक्टर से उसका इलाज कराया। जब उसने उसके घाव देखे तो भारी मन से कहा, अगर मुझे पता होता कि यह लड़की अश्लील उपन्यासों में डूब जाएगी तो मैं कभी उसे पढ़ना लिखना न सिखाता। लेकिन अफसोस करने के साथ साथ कुर्मिए के मन में यह सवाल भी उठा कि आखिर मैडलिन सादे की गंदी लिखाई से इतना प्रभावित क्यों है। मैडलिन का उत्तर बेहद चौंकाने वाला था। सादे की लिखाई भले ही सभ्य समाज की किताबों में जगह न पाए, लेकिन जो कुछ वह लिखता है वह सब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में सचमुच घटता है। दरअसल निचले तबके के लोगों का जीवन पहले से ही दुख और अपमान से भरा था। उनकी दुनिया का कहीं कोई जिक्र नहीं होता था, लेकिन सादे के लेखन में उनकी जिंदगी, उनका दर्द और उनका नग्न यथार्थ सामने आता था। हालांकि यह सब पागलपन था, फिर भी इससे उसे एक हाथ में पकड़ी जा सकने वाली सच्चाई का एहसास हुआ। इन पागलपन से भरे लेखों को देखते हुए उसके भीतर अंधकार का सामना करने का साहस पनप गया। उसे विश्वास हुआ कि वह एक अच्छी औरत बन सकती है। मैडलिन की यह सच्ची स्वीकारोक्ति सुनकर कुर्मिए चुप हो गया। उसे लगा कि पागलखाना जैसी जगह मैडलिन जैसी लड़की के लिए सही नहीं है। उसने तय किया कि किसी मौके पर उसे यहाँ से बाहर भेज देगा। लेकिन अगले ही दिन रात को मैडलिन उसके पास आई और बोली कि उसका दिल यहीं पर है। कुर्मिए को यह समझ नहीं आया। उसने पूछा, किसके लिए? मैडलिन ने हल्की सी सांस भरी, जैसे बच्चे के कागज की खिड़की को कोई हल्के से छेद दे। उसी पल कुर्मिए और मैडलिन गले मिले और एक दूसरे को जोश से चूमने लगे। प्यार की आग पल भर में भड़क उठी, मगर उतनी ही जल्दी कमरे के बीचों बीच बुझ भी गई। तर्क और भावना के संघर्ष के बाद आस्था की शक्ति आखिरकार जीत गई। कुर्मिए ने मैडलिन को धक्का देकर अलग किया और उसके प्यार को ठुकरा दिया। आंसुओं से भीगी मैडलिन ने पूछा, क्या आप मुझसे नफरत करते हैं? कुर्मिए ने सिर हिलाया। उसने कहा कि वह मैडलिन से प्रेम करता है, मगर सिर्फ भगवान की संतान के रूप में। फिर उसने दरवाज़ा खोला और उसे कमरे से बाहर निकाल दिया। इंसान को वह बाहर कर सकता था, लेकिन दिल से उस प्यार को बाहर नहीं निकाल पाया। उसी समय लुवाय की नई पत्नी सिमोन ने किसी और मर्द के साथ भागने का फैसला कर लिया।
और वह कोई और नहीं बल्कि वही आर्किटेक्ट था जिसे लुवाय ने भारी रकम देकर बुलाया था। सिर्फ 16 साल की एक किशोरी सिमोन बाहर से हमेशा आज्ञाकारी लड़की लगती थी। लुवाय ने उससे शादी इसी सोच के साथ की थी कि वह उसे पिंजरे में कैद सुनहरी चिड़िया बना देगा। इसके लिए उसने आर्किटेक्ट को आदेश दिया कि उसके लिए एक शानदार कमरा तैयार करे जिसकी खिड़कियों पर लोहे की सलाखें लगी हों। लुवाय सोचता था कि इससे वह सिमोन को बांध लेगा और उसे अपना पालतू बना देगा, लेकिन उसने उस औरत की दिमागी ताकत और चतुराई को कम आंका। सिमोन रोज किताबें पढ़ती रहती। लुवाय समझता था कि वह कविताएं पढ़ रही है, पर असल में वह सादे की अश्लील रचनाएं पढ़ रही थी। उसने काले बाजार से ये किताबें खरीदी, उनके कवर फाड़ दिए और कविताओं की किताबों के बीच छुपा दिए। इस छोटे से छल कपट से सिमोन लुवाय की आंखों के सामने ही सादे की रचनाओं में डूबी रहती। उन कहानियों में इंसानी इच्छाओं को पूरी तरह स्वीकार किया गया था। इससे सिमोन को बहुत हौसला मिला। उसने तय किया कि अब वह लुवाय का पालतू नहीं बनेगी, बल्कि अपनी असली मोहब्बत तलाश करेगी। वह आर्किटेक्ट पर दिल हार बैठी। दोनों ने भागने का प्लान बनाया और जाने से पहले खुलकर एक दूसरे को प्यार किया। कमरे को अस्त व्यस्त कर दिया। जब लुवाय घर पहुंचा, वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक चिट्ठी थी जिसमें सिमोन ने खुली भाषा में उसका मजाक उड़ाया, उसकी बेवकूफ़ी, ढोंग और घमंड पर तंज कसा। चाहे जेल कितनी भी आलीशान क्यों न हो, वह फिर भी जेल ही है। औरत के दिल को कोई कैद नहीं कर सकता। गुस्से से तमतमाए लुवाय ने सिमोन के कमरे में जाकर उस कविताओं की किताब देखी। उसने तुरंत असली चाल समझ ली। बेकाबू गुस्से में उसने किताब को फाड़ डाला और सादे को सजा देने के 1000 तरीके सोच डाले। हालांकि यह उसका सीधा इरादा नहीं था, लेकिन सादे की रचनाओं ने अनजाने में ही सिमोन को विद्रोह करने और लुवाय को धोखा देने की हिम्मत दी थी। गुस्से से पागल लुवाय ने सादे को यातना दी, उसे अपनी बनाई हुई यातना मशीनों पर बांधा और फिर उसे एक अंधेरी कोठरी में डाल दिया। इतनी कठोर सजा के बाद सादे पूरी तरह टूट गया और उसने कुछ समय के लिए अपने बागीपन को छोड़ दिया। लेकिन तभी जब वह हार मानकर लेटने ही वाला था, मैडलिन उसके पास आई और उससे प्रार्थना की कि वह उसे एक और कहानी सुनाए। हालांकि साद कुछ निराश हो गया था, लेकिन मैडलिन ने हार नहीं मानी, क्योंकि कुर्मिये पहले ही उसकी रवानगी की योजना बना चुका था। बहुत जल्द उसे यहाँ से जाना होगा और शायद फिर कभी साद से मुलाकात न हो पाए। उसने साद से आखिरी बार एक कहानी सुनाने की गुजारिश की। कागज और कलम की जरूरत नहीं, बस जुबानी सुना देना ही काफी होगा। मैडलिन के उत्साह ने साद के हौसले को फिर से जगा दिया। उसने कहा कि अगर कहानी सुनानी ही है तो क्यों न इसे दर्ज भी किया जाए, ताकि उसकी रचना दुनिया के सामने आ सके। उसने एक नियम बनाया, मैडलिन अस्पताल के मरीजों को संगठित करे और धोबी घर से कलम व स्याही की व्यवस्था करे। फिर वह कहानी मुंह हजबानी सुनाएगा, मरीज उसे आगे पहुंचाएंगे और अंत में वह मैडलिन तक पहुंचेगी। उस रात साद ने दीवार में खोदी गई एक दरार से पड़ोसी कक्ष में बैठे मरीज को कहानी सुनाना शुरू किया। वह मरीज सुनकर खिड़की तक दौड़ा और आगे दूसरे मरीज को सुना आया। इसी तरह बार बार यह कहानी परत दर परत आगे बढ़ती रही और आखिर में मैडलिन तक पहुंची। भले ही इस तरह कहानी में बदलाव होना तय था, मगर साद को इसकी परवाह नहीं थी। उसकी रचनाओं में पहले से ही एक पागलपन और अराजकता का रंग था। उसे लगा शायद इन पागल मरीजों के तड़के से यह और भी निखर जाएगी। इस बार की रचना और भी ज्यादा उन्मादी थी। अब वह केवल साधारण शारीरिक सुख पर नहीं रुका, बल्कि उसने यौन उत्पीड़न और यहाँ तक कि हत्या तक का वर्णन करना शुरू कर दिया। बाहर तूफानी रात थी, बिजली चमक रही थी और तेज हवाएं चल रही थीं। जब साद इन विकृत और नैतिकता विरोधी प्रसंगों का वर्णन कर रहा था, तभी गड़गड़ाहट गूंज उठी, मानो देवताओं का क्रोध आसमान से बरस रहा हो। साद जानता था कि उसकी बातें ईश्वर को नाराज कर सकती हैं, लेकिन वह जरा भी नहीं डरा। उल्टा होठों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान लिए बोला कि ईश्वर, जिसने अपने बेटे को क्रूस पर चढ़वा दिया, वह तो मुझसे भी ज्यादा निर्दयी है। शायद इसी अहंकार ने उसे आसपास घट रही घटनाओं को अनदेखा करने पर मजबूर कर दिया। धीरे धीरे उसकी अश्लील और पागलपन भरी रचनाएं मरीजों पर असर डालने लगीं। एक मरीज बड़बड़ाते हुए कमरे में आग लगाने लगा। दूसरा, जो कब से मैडलिन पर नजर गड़ाए था, मौका पाकर कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आया। मैडलिन की चीख सुनकर साद को अनहोनी का एहसास हुआ, लेकिन वह खुद बंद कमरे में कैद था, कुछ कर नहीं सकता था। वह केवल जोर जोर से मैडलिन का नाम पुकारने लगा। यह सुनकर दूसरे पागल मरीज भी उसकी नकल करने लगे। अचानक पूरा अस्पताल उसकी चीखों और पुकारों से गूंज उठा। कुर्मिये और लुवाय दोनों ने मदद की पुकार सुनी, लेकिन इस समय तक आग पूरे पागलखाने में फैल चुकी थी और चारों तरफ हाहाकार मच गया। लुवाय आवाज का पीछा करते करते धोबी घर तक पहुंचा।
अंदर से माडलिन की दर्दनाक चीखें सुनाई दे रही थीं, लेकिन वह दरवाज़ा तोड़कर मदद करने के बजाय बाहर से ताला लगाकर बंद कर देता है। उसके होंठों पर ठंडी मुस्कान फैल गई। यह औरत हमेशा साद का साथ देकर उसके खिलाफ खड़ी होती थी। अब यह ईश्वर प्रदत्त अवसर है दूसरों के हाथों से हत्या करवाने का। जब तक कुर्मिए धोबी घर पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सबसे पहले उसकी नज़र पड़ी एक अधूरी पांडुलिपि पर जो पास ही रखी थी। धोबी घर के पानी के टब में मैडलिन की ठंडी लाश देखकर कुर्मिए दर्द भरी कराह निकालता है। उसका दुख इतना गहरा था कि वह लगभग घुटन महसूस करने लगा। कातिल जल्दी ही पकड़ा गया, लेकिन वह तो पहले से ही पागलपन से ग्रसित एक मानसिक रोगी था, इसलिए अपने कृत्य की जिम्मेदारी लेने में असमर्थ था। लुवाई ने फिर से वही पुराना तरीका अपनाया। उसने लोहे की जंजीरों और बंधन वाली जैकेट से उस अपराधी की हरकतें रोक दी और उसे जानवर की तरह कैद कर लिया। इस दर्दनाक हादसे के बाद कुर्मिए ने अपना विश्वास खो दिया। अब वह मानसिक रोगियों के साथ मानवीय व्यवहार करने की अपनी सोच पर अडिग नहीं रहा। धीरे धीरे अस्पताल की नीतियों से लेकर हर छोटे बड़े फैसले पर केवल लुवाई का ही अधिकार हो गया। लेकिन लुवाई यही नहीं रुका। उसने सादे की पांडुलिपि उठाई और टूटे हुए कुर्मिए के कानों में जहर घोला। तुम्हें क्या लगता है, मेडेलिन की मौत के लिए सादे को कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? लुवाई की बातों में आकर कुर्मिए ने सादे से नाता तोड़ लिया। उसे लगने लगा कि रोगियों के मन में जो गंदे विचार आते हैं उसका सीधा असर सादे की रचनाओं से है। वह भूमिगत कोठरी में उतरा और सादे पर दबाव बनाने लगा कि वह अपने पाप स्वीकार करे, लेकिन सादे झुकने को तैयार नहीं हुआ। कुर्मिए ने गुस्से में सादे को पकड़ लिया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि सादे को मेडेलिन से कोई लगाव नहीं था। सादे ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हारी सोच कितनी भोली है। मेडेलिन से मुझे कभी प्यार नहीं था, सिर्फ आकर्षण था। इसके बाद सादे अचानक टूट गया। रोते रोते जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसने हमेशा दावा किया था कि उसकी रचनाएं बस आईने की तरह दुनिया की कुरूपता को दर्शाती हैं, लेकिन मेडेलिन ने मौत के सामने भी अपने प्रेम के प्रति निष्ठा बनाए रखी। इस बात ने सादे को गहरे अपराध बोध से भर दिया। भावनाएं थोड़ी शांत हुई तो सादे ने कांपते स्वर में अपनी आखिरी इच्छा जताई, मुझे समुद्र की गहराई में दफनाना, इस शैतानी जगह की मिट्टी में मत गाड़ना। कुर्मिए को आश्चर्य हुआ कि सादे ने अपने भीतर छिपी थोड़ी सी मानवता प्रकट की। उसने उसे स्वीकारोक्ति और प्रायश्चित के लिए समझाना चाहा, लेकिन सादे ने थूक दिया और ईश्वर के सामने झुकने से इनकार कर दिया। अब कुर्मिए ने कठोर कदम उठाने का निर्णय लिया। उसने सादे की जुबान ही काट डाली ताकि वह फिर कभी कुछ न बोल सके। लुवाई को जब वह जुबान फॉर्मालिन में डूबी हुई दिखाई गई तो वह बेहद संतुष्ट हुआ, लेकिन उसने यह भी देखा कि कुर्मिए का चेहरा सफ़ेद पड़ा हुआ है और इस नौजवान का विश्वास धीरे धीरे टूट रहा है। रात में कुर्मिए चर्च पहुंचा। उसने शांति से मेडेलिन के शव को निहारा। उसका चेहरा अब भी जीवन की तरह सुंदर और शांत दिख रहा था। धीरे धीरे उसने उसका घूंघट हटाया और उसके शरीर चेहरे को चूमा। उसी पल मेडेलिन मानो सोई सुंदरी की तरह जाग उठी और उसे गर्मजोशी से आलिंगन दिया। जैसे ही कुर्मिए ने आनंद का क्षण महसूस किया, अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। उसने सिर उठाकर देखा। चर्च में लगी यीशु की मूर्ति की आंखों से खून की बूंदें टपक रही थीं। दरवाजा खुला और कुर्मिए उस भयावह सपने से जाग उठा। स्टाफ ने उसे बताया कि सादे के साथ फिर कोई घटना घटी है। वह दौड़कर कोठरी पहुंचा। देखा कि सादे ने दीवारों पर मलमूत्र से लिख डाला है। भले ही उसका मुंह बंद कर दिया गया था, लेकिन उसकी रचनात्मकता अंदर से ज्वालामुखी की तरह फूट रही थी। लेकिन इस बार वह मौत के कगार पर था। कुर्मिए ने कर्मचारियों को बाहर भेज दिया और एक पादरी की तरह उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना शुरू की। अचानक जब उसने सादे को क्रॉस चूमने को दिया तो सादे ने उसे जोर से काट लिया और निगल गया। मरते वक्त भी इस पागल ने कुर्मिए की मुक्ति को ठुकरा दिया। यह पागल आदमी मौत के आखिरी पल में भी क्रूस को दांतों से दबाकर जबरदस्ती निगल गया। उसने कुर्मिए की तथाकथित मोक्ष की बात को ठुकरा दिया और मरते दम तक उसके विश्वास का मजाक उड़ाया। सादे की लाश को देखते ही कुर्मिए के दिल में भूचाल आ गया। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो शैतान उसके कानों में पागलों की तरह हंस रहा हो। उसकी पीड़ा भरी चीखें रात के आसमान में गूंज उठीं और उसका पूरा अस्तित्व अंधकार में समा गया। 1 साल बाद नए पादरी की नियुक्ति शेरिंगटन मानसिक अस्पताल में हुई। इस समय तक लुवाई ने यहाँ पूरी तरह से नियंत्रण हासिल कर लिया था। उसने नाटकों और कोरस जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बंद कर दिया और अस्पताल को एक छापाखाना बना दिया। सभी मानसिक रोगियों को उसने मजदूरों में बदल दिया और व्यावसायिक काम से मुनाफा कमाने लगा, लेकिन उन पैसों का बड़ा हिस्सा सीधे लुवाई की जेब में जाने लगा।
विडंबना यह थी कि लुआये अब जिन किताबों को छाप कर बेच रहा था वे सभी सादे की रचनाएं थीं। राजनीतिक माहौल में बदलाव के कारण अब सादे की रचनाएं प्रतिबंधित नहीं रहीं और पूरे फ्रांस में लोकप्रिय होने लगीं। पहले जिस सादे को लुआये नष्ट करना चाहता था उसी की रचनाओं का वह सबसे बड़ा लाभार्थी बन गया। अस्पताल के चमकते रूप के अलावा लुआये ने नए पादरी को एक और पहलू भी दिखाया। उसने कहा, कुछ रोगी सुधर सकते हैं लेकिन कुछ इतने लाइलाज हैं कि उन्हें बचाना असंभव है। वह पादरी को लेकर अस्पताल के भीतरी हिस्से में गया और विशेष रूप से एक रोगी से परिचय कराया। यह वही कुर्मिए था जो उस पागलपन भरी रात के बाद पूरी तरह से मानसिक रूप से टूट चुका था। अब वह उसी कमरे में रहता था जहां पहले सादे रहता था और उसी की तरह एक ही नियति झेल रहा था। कुर्मिए के भीतर एक प्रबल इच्छा थी कि वह अपने अनुभव किए गए पागलपन और बेतुकी घटनाओं को लिखकर व्यक्त करे, लेकिन लुआये ने उसकी इस चाहत को कभी पूरा नहीं होने दिया। कुर्मिए एक कलम चाहता था लेकिन किसी ने उसकी परवाह नहीं की। जैसे ही पादरी और लुआये वहां से दूर चले गए, कुर्मिए गहरे निराशा में डूब गया। तभी नीचे के छोटे दरवाजे से उसे कागज, स्याही और कलम थमा दिए गए। ये चीजें उसे मैडलिन की मां ने भिजवाई थीं। उसने सख्त लहजे में उसे चेतावनी भी दी। कुर्मिए ने कलम थामी और गहन विचारों में डूबकर लिखना शुरू कर दिया। कहानी की शुरुआत से पहले उसने पाठकों के लिए एक चेतावनी लिखी, चाहे जो भी हो, मैं पहले से आपको सचेत कर दूं। इस पुस्तक की घटनाएं खून खराबे से भरी हैं, पात्र बेहद पतित हैं और इसका विषय सबसे घृणित है, लेकिन इसके साथ ही यह नैतिकता को समझने में मददगार भी है। हमें अपनी बुराइयों को पहचानना होगा, तभी हम इंसान की असली प्रकृति को समझ पाएंगे। फिर मिलते हैं